व्याख्यान विधि के लाभ। यह है अगला टॉपिक 8.3.1। नंबर 1, यह विधि विद्यार्थियों और अध्यापकों के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। वाणी के उतार चढ़ाव से और अन्य उद्दीपन परिवर्तनों की सहायता से रोचक बनाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से महापुरुषों की जीवनी व उपलब्धियां, आंदोलनों की चर्चा एवं ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। नंबर 2, यह विधि विद्यार्थियों में श्रवण कौशलों का विकास करने में सहायक होती है, लेकिन इसके लिए अध्यापकों में विभिन्न उद्दीपन परिवर्तनों को प्रयोग करने की दक्षता हो। नंबर 3, यह विधि व्याख्या करते हुए विभिन्न अवधारणाओं या मुद्दों का स्पष्टीकरण करने में भी यह विधि बहुत मदद करती है। नंबर 4, इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों और शिक्षकों के समय और शक्ति की बचत होती है तथा अन्य विधियों के क्रियान्वयन में सहायक होती है, जैसे योजना विधि, प्रदर्शन विधि। नंबर 5, यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अवश्य पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रुचि जाग उठती है। अगला टॉपिक है 8.3.2 व्याख्यान विधि के दोष। नंबर 1, यह विधि विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है। इससे उनका सीखना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होता। नंबर 2, इस विधि के प्रयोग में सभी दक्ष नहीं होते हैं, इसलिए वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही यह विधि स्वश्रम को हतोत्साहित करती है। नंबर 3, इस विधि के प्रयोग से शिक्षण में अनावश्यक बातों के शामिल होने की संभावना रहती है। और अब शिक्षकों के लिए सुझाव। नंबर 1, योग्य शिक्षकों को ही व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, शिक्षकों को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचियों का ध्यान रखना चाहिए तथा उदाहरण विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तथा सामाजिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। नंबर 3, व्याख्यान की भाषा सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए और व्याख्यान की गति अधिक तेज नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, व्याख्यान के समय विकासात्मक प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिससे बालकों का ध्यान केंद्रित हो सके। नंबर 5, इस विधि का प्रयोग पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक कक्षाओं से किया जा सकता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयोग अधिक किया जा सकता है। नंबर 6, व्याख्यान में कक्षा का वातावरण नीरस तथा गंभीर हो जाता है, इसलिए पाठ के दौरान नियंत्रित हास्य विनोद का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 7, व्याख्यान के समय विषय से हटकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समय का नुकसान होता है और विद्यार्थी इसका संबंध भी पाठ्य वस्तु से कर सकते हैं। नंबर 8, व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए वाद विवाद प्रविधि का उपयोग भी इसके साथ किया जा सकता है। अगला टॉपिक है 8.4 वाद विवाद विधि। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर विचार विमर्श करके विभिन्न प्रकरणों के स्पष्टीकरण के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। शिक्षक विभिन्न प्रश्नों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विचार और मंथन करते हैं, ताकि संबंधित समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ सके। इसके उपरांत विद्यार्थी अपने अपने निष्कर्षों को कक्षा में साझा करते हैं तथा अध्यापक उनके तर्कों के आधार पर आए निष्कर्षों में सुधार या उनकी पुष्टि करता है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों जैसे विचार विश्लेषण वाले प्रकरण, भविष्य की योजना वाले निर्णय या विद्यार्थियों को कोई विषय स्पष्ट करना हो तो यह विधि काफी उपयोगी साबित होती है। वाद विवाद विधि में शिक्षक को पर्याप्त तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे वह विद्यार्थियों को सही ढंग से वाद विवाद में सक्रिय रूप से भागीदार बना सके। इसके लिए जरूरी है कि कक्षा में सभी विद्यार्थी वाद विवाद के समय स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रख सकें तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि विद्यार्थियों को विचार अभिव्यक्त करने में सुविधा हो। साथ ही विषय वस्तु का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। वाद विवाद के प्रमुख अंग। नंबर 1 नेता, नंबर 2 समूह, नंबर 3 समस्या, नंबर 4 सामग्री, नंबर 5 मूल्यांकन। वाद विवाद का संचालन भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका संचालन विद्यार्थी और अध्यापकों में से कोई भी कर सकता है। संचालन के द्वारा ही विद्यार्थियों को वाद विवाद के उद्देश्यों और समस्या को बताया जा सकता है। संचालन के
में प्रमुख 4 बिंदु शामिल किए जाते हैं। नंबर 1 प्रारंभ, नंबर 2 विश्लेषण, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 सारांश। इसके कुशल संचालन के लिए आवश्यक है कि कक्षा को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार समूहों में बांट लेना चाहिए और सरलता की दृष्टि से एक समूह में 4-5 विद्यार्थी से अधिक ना हो। यह समूह आपस में दी गई समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और अंत में समूह के नेता के द्वारा समूह की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है तथा कक्षा में इन सभी रिपोर्ट्स पर वाद विवाद या विचार विमर्श होता है। वर्तमान में आधुनिक शिक्षा का केंद्र बच्चे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य और उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने तथा उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने का अवसर प्रदान करना है। आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमें बालकों की रुचि हो, क्योंकि जब रुचि होगी तभी वह पाठ्य वस्तु को ग्रहण कर सकता है। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बालक या अधिगमकर्ता को निष्क्रिय श्रोता नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर देना चाहिए। बालक जिस ज्ञान को अंतर्क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। बालक को सक्रिय बनाए रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक शिक्षण विधि वाद विवाद भी है, जो विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अंतर्क्रिया करने का अवसर प्रदान करती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलजुल कर किसी समस्या के संबंध में सामूहिक परिचर्चा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण यह विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की श्रेणी में आ जाती है। इसमें अधिगमकर्ता की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं और अधिगम आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों ही सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा शिक्षक इस विधि में सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जेम्स एम ली के अनुसार वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी सहयोगात्मक रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं। वाद विवाद को 2 रूपों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अनौपचारिक वाद विवाद, नंबर 2 औपचारिक वाद विवाद।